हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो या फिर आपका यूपी पुलिस का। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रश्न में पूछा गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? जब हमारा संविधान बना था तो किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई संशोधन करते हैं जहां सभा जोड़ी जाती है, तो उसी तरीके से संविधान बनने के लिए भी एक सभा जोड़ी गई थी। तो यहाँ पूछा गया है प्रथम सभा की बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। जब संविधान बन रहा था तो उसके लिए जो सबसे पहली बैठक जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो जोड़ी गई थी संविधान बनाने के लिए, तो उसके टेम्परेरी अध्यक्ष रखे गए थे, मतलब अस्थाई। ठीक है, स्थाई नहीं, अस्थाई, जो हटने वाले थे। तो वो कौन बनाए गए थे अस्थाई अध्यक्ष? तो यहाँ पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, मोस्टली आते ही हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपकी जो समितियां हैं, तो यहाँ पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, एक समिति का मतलब जितनी भी समितियां हैं, प्रत्येक समिति के अलग अलग अध्यक्ष बने हुए थे। तो यहाँ पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। और ये समिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है, इसलिए सही से इसको देख लें। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक इसी तरीके से सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी पूछा गया था अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, कौन पूछे गए थे? अस्थाई अध्यक्ष, मतलब टेम्परेरी, उनको हटा के फिर कौन से बनाए गए? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ पूछा गया है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछे जाएं तो वो आपके कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन हो जाएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि स्थायी सदस्य कौन थे, तो स्थायी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित दिया था? मतलब यहाँ किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? फाइनली। ठीक है, जो संविधान की सभा बनाई गई थी उसने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? तो यहाँ आपको डेट पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया था? पारित किया गया था। ठीक है, यहाँ अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो सेम यही पूछा जाएगा, पारित शब्द दिया हो तो आपको क्या टिक करना है? 26 जनवरी 1950। एक प्रश्न और बनता है कि संविधान पूरी तरह संविधान को स्वीकार कब किया गया था? ठीक है, वहां स्वीकार शब्द आता है, तो वो डेट अलग है। ठीक है, और पारित डेट अलग है। तो यहाँ पूछा गया है कि कब पारित किया गया, तो पारित अगर शब्द आ जाए तो आपकी तारीख रहेगी 26 जनवरी 1950, और लागू आ जाए या फिर स्वीकार आ जाए तो वो तारीख अलग है। यहाँ पारित वाली तारीख है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया था? पारित किया गया था। इससे 3 प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था? ठीक है, मैंने अभी बताया था, अभी पारित हुआ था तो वो 26 जनवरी 1950। ऐसे याद रखें, जिस दिन 26 जनवरी मनाई जाती उसी दिन क्या हुआ था? संविधान
पारित हुआ था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, पूरी तरह से लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था, पूरी तरह लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा इसका भी आंसर, 26 जनवरी 1950 लागू हुआ था, वो भी डेट है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारत कब गणतंत्र बना था, भारत कब गणतंत्र बना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी। तो इतना इसमें देख लीजिए, एक ही ऑप्शन है 26 जनवरी वाला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारत कब गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950, जिस दिन आपका क्या संविधान लागू या पारित हुआ था, उसी दिन भारत क्या बन गया था, गणतंत्र बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। प्रत्येक नागरिक को क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, कितने मूल अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। मूल अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। आपका जो संपत्ति का अधिकार था, किसका था, संपत्ति का अधिकार, तो इसको हटा दिया गया है। तो ये आपके आर्टिकल दिए, सॉरी आर्टिकल नहीं, ये आपके संविधान संशोधन दिए गए हैं 44वें, 46वें, 42वें और 52वें। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, वो क्या बन गया है, कानून का अधिकार बन गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार हटाया किस संशोधन के द्वारा था, यहाँ ये पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया है वो किस संशोधन के तहत हटाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। कोई भी चीज हटाई जाती है तो इतना ध्यान रखें, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाई जाती है। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा हटाई जाती है। लेकिन अगर जोड़ी जाती है, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, फिर जोड़ा क्या गया, कानून का अधिकार, तो यहाँ वो किसके तहत जोड़ा गया, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा 46वें। ठीक है, जोड़ी जाती है अगर कोई चीज तो वो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती, हटाई जाती तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। हमारे जो मूल अधिकार हैं, अगर इसका कोई हनन करे तो हम कहाँ पर जाएंगे, कौन इसका रक्षक है। ठीक है, जो हमारे मूल अधिकारों को दे सकता है, तो वो मूल अधिकारों का रक्षक है, वो होगा आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों होंगे। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही सेम बनता है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है या कौन है मूल अधिकारों का रक्षक। तो मूल अधिकारों का रक्षक है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें दोनों दिए हैं, ए और बी दोनों। तो कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का कौन सा अधिकार मूल अधिकार माना गया है। जो आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको निशुल्क सेवा जो दी जाती है, मतलब शिक्षा दी जाती है निशुल्क, तो ये किस आर्टिकल में आता है। ठीक है, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा या प्रावधान है, तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के ए में ये बात कही गई है, या फिर ये प्रावधान दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। या फिर ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है सिंपल सी भाषा में कि मूल कर्तव्यों को
किस देश से लिया गया है। हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है, तो ये जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। कहाँ से लिए गए मूल कर्तव्य? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10, 10 है। लेकिन ये पहले हुआ करती थी, लेकिन अब 11 हैं। कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आप 11 लगाइए। क्या है? 11। जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ, संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो सेंट्रल में कौन होता है? सेंट्रल की जो संघ की शक्ति होती है वो किसमें होती है? वो होती है आपके राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, किसकी संघ की शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? जो राष्ट्रपति आपके अपने पद पर बैठते हैं तो कितने वर्षों के लिए बैठते हैं? उनका कार्यकाल जो चलता है वो कितने सालों तक चलता है? तो उसका समय क्या है? उसका समय हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? तो वो आपके हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? प्रश्न में पूछा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा लगा सकती है, राज्यसभा लगा सकती है, या फिर संसद की किसी भी सदन के द्वारा लगाया सकता है। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। और संसद में ही राष्ट्रपति जी भी आते हैं, लेकिन सदन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति तो हैं ही, उन पर तो महाभियोग की बात की जा रही है। तो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा लगा सकती है, राज्यसभा, या फिर संसद का कोई भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। डी दिया है उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, या फिर कोई भी नहीं लगा सकता। तो ऐसा तो नहीं है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संसद के, यहाँ सांसद हो गया है, सांसद नहीं है, यहाँ पर संसद है। ठीक है, क्या है? संसद, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का, हमारी जो भारतीय सेना है इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? यहाँ याद रखें किसकी पूछ रहा है? संघ की कार्यपालिका। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में होती है। किसमें होती है निहित? तो राष्ट्रपति में होती है। अगर राज्य की पूछी जाती तो वहां पर क्या हो जाता? राज्यपाल हो जाते। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है, निर्वाचन होता है, उस मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसे कौन निर्वाचित करते हैं? सिर्फ राज्यसभा के सदस्य करते हैं, या फिर सिर्फ लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन डी में दिया है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, हमारी राज्यसभा और लोकसभा में क्या होते हैं? कुछ पर्सन निर्वाचित होते हैं और कुछ क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी में क्या दिया है? निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। कितनों को करते हैं? राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें से टोटल में से 12 सदस्य कितने होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 245। तो ये 12 सदस्य उसमें क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और बाकी के सदस्य कैसे होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? हमारी जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, क्या क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा को मैंने एक बार बताया था कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। तो यहाँ उच्च में ऊंचा, ऊपरी, तो वही पूछा गया है कि ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा कहा जाएगा। मतलब लोकसभा को क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। ये 5 वर्ष के लिए होती है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा कभी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन या फिर ऊपरी सदन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति महोदय करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है मंत्र परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्र परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक हम जो उसमें सदस्य रख सकते हैं लोकसभा में, तो कितने रख सकते हैं? वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, 552। लोकसभा में सदस्य संख्या मतलब अधिकतम कितनी होती है? 552 होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती 552 से। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी 245 भी कहीं कहीं बताया गया है और कहीं कहीं 250 भी बताया गया है। तो आप इसका राइट आंसर 250 रखिएगा, लेकिन कहीं कहीं इसका 245 भी दिया है, कहीं 250 भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कोई भी धन विधेयक है अगर संसद में जाएगा, मतलब सॉरी, कोई भी अगर विधेयक गया है तो उसको धन विधेयक के रूप में मतलब बदलना या प्रमाणित करना, तो ये किसके हाथ में होता है, कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इन्हीं की इस पे सिग्नेचर होते हैं, तभी वो क्या बनता है, धन विधेयक बनता है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यहाँ पूछा गया है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। कौन होता है केंद्र सरकार का अगर प्रथम विधि अधिकारी पूछा जाए तो वो होते हैं आपके महान्यायवादी जी। अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होगा वो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे।
आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी आप सभी को। और साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक किसी ने हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।